बेटा संचय के डाउट्स हैं, देखिए जरा। टू इनफाइनाइट सेट्स हैव m and k एलिमेंट्स। टू फाइनाइट सेट्स, मान लो एक सेट है उसमें m एलिमेंट्स और दूसरा सेट है उसमें k एलिमेंट्स। if the number of subsets of first set, number of subsets of first set is 112 more than number of subsets of second set, find the value of m and n। तो m और n की वैल्यू बतानी, ये n है, m और n की वैल्यू बताई। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 रेज़ पावर n, इसमें m एलिमेंट्स हैं तो ये 2 रेज़ पावर m होंगे और ये 112 प्लस 2 रेज़ पावर n। तो देखिए एक ही इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटीज हैं m और n, और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन है। इससे m और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है। आप एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं अगर आपको दो अननोन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है, तो आपको फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। 2 की पावर्स को देखिए, ये 2 की कुछ पार्ट्स हैं और इसमें देखिए कि 112 का डिफरेंस किस किस में आ रहा है। ढूंढ के बताइए कि 112 का डिफरेंस m और n की किस पावर के लिए होगा। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 128 माइनस 16 तो 112 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 रेज़ पावर 7 माइनस 2 रेज़ पावर 4। अब इसको कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 7 आ जाएगी और n की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिवर्सल सेट बताना है। आपको दो सेट दिए हुए हैं, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेट ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल्स। तो इनका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो गया सेट ऑफ ट्राइंगल्स। इसके अंदर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे और सेट ऑफ आइसोसलेस ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये एक सेट दिया हुआ है, ये वाला जो सिंबल है ये हम यूनिवर्सल सेट के लिए यूज करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है x such that x is a natural number and x is less than or equal to 8, और a दिया हुआ है x such that 8 is less than x square is less than 40, और b दिया हुआ है x such that x is an odd integer, odd integer। तो कहता है ड्रॉ अ वेन डायग्राम, ड्रॉ अ
Venn diagram to show the relationship between the given sets. तो देखिए नेचुरल नंबर दिया हुआ है, x 8 या 8 से कम होगा नेचुरल नंबर, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें x की वो वैल्यूज हमें लिखनी है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये यूनिवर्सल सेट से, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं हो सकते। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है कि उसका स्क्वायर 8 और 40 के बीच में रहे और वो इसके अंदर आना चाहिए। तो x को हम 1 ले सकते हैं, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 8 से बड़ा नहीं होगा। 2 भी नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई करेगी, 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 इसको सेटिस्फाई करेगा और 6 इसको सेटिस्फाई करेगा। 7 अगर हम x को लेंगे तो 7 स्क्वायर 8 से 40 के बीच में लाई नहीं करेगा, इसलिए 7 इसमें पॉसिबल नहीं। x इज एन ऑड इंटीजर और ये भी ध्यान रखना है कि ये इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ऑड इंटीजर क्या होंगे इसके अंदर से, तो इसके अंदर से ऑड इंटीजर निकाल लीजिए, 1 3 5 7, ये ऑड इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब इसका वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम बनाइए। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, ए के अंदर के एलिमेंट्स देखिए 3 4 5 6, ये ए के अंदर के एलिमेंट्स हो गए। बी, ये बी हो गया। ए और बी के बीच के कॉमन एलिमेंट्स को लिखिए, तो 3 और 5 ये दो कॉमन एलिमेंट। तो इसका जो बीच वाला सेक्शन है इसमें एक आएगा 3 और एक आएगा 5। ए के जो बचे हुए एलिमेंट है 4 और 6 वो इस तरफ आएंगे और बी के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, 1 3 5 7, तो 1 और 7। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो ए और बी के बाहर आएंगे, तो 1 हो गया, 2 बच गया, 2 को हमने बाहर लिख दिया, 3 हो गया, 4 5 6 7 और फिर 8 बच गया। ठीक है, तो ये इसका वेन डायग्राम हो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है। x such that x is a natural number and x is less than 10. A is equal to x such that 5 is less than x square is less than 50. और b दिया हुआ है x such that x is prime. ये तीन सेट दे रखे हैं। ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन सेट एंड लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। ठीक है, फिर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बताना है कितना होगा, फिर दूसरे पार्ट में बी कॉम्प्लीमेंट बताना है, फिर तीसरे पार्ट में ए माइनस बी की वैल्यू बतानी है और इसको पता करना है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों की इक्वल है या नहीं। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 8 से कम नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी आप सेट बनाओगे उसके अंदर एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं हो सकते। तो x की वैल्यू 1 डालेंगे, वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 स्क्वायर 5 से बड़ा नहीं होता, 2 भी नहीं होगा, 3 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 5 और 50 के बीच में लाई करेगा। फिर 4x हो सकता है, 5x हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। x प्राइम है तो इसमें से प्राइम नंबर्स निकाल लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। दीज आर प्राइम। अब इन सबका वेन डायग्राम बना, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। फिर उसके बाद ये एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। कॉमन एलिमेंट देखिए 1 2 3 कॉमन है, फिर 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, 6 और 7 कॉमन। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें काफी एलिमेंट्स कॉमन आ जाएंगे। तो 3 4 5 6 7। हाँ सॉरी, इसमें ए और बी में हमें कॉमन निकालना था। तो ए और बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन होंगे। 3 कॉमन होगा और 5 कॉमन होगा और 7। तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 एलिमेंट, 3 5 और 7। फिर ये में कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे। 3 5 7 अगर आप निकाल दोगे तो 4 और 6 बचेगा। ये वाला पार्ट 4 और 6 रहेगा। बी में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, बी में 2 बचेगा। और ए और बी के बाहर कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे। 1 2 आ गया, 3 4 5 7। ठीक है, तो सिर्फ 1 बाहर बचेगा। तो देखिए इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें, ये वेन डायग्राम हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के जो भी कुछ बचेगा, तो ए को छोड़ दीजिए, 1 और 2 बचेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2। ये ए के एलिमेंट की लिस्ट होगी। फिर बी को छोड़ दीजिए, तो 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा। 1 4 6। फिर ए के अंदर से बी को निकाल दीजिए, तो 4 6 बचेगा। ए माइनस बी 4 6 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और बी को छोड़ दो तो बी कॉम्प्लीमेंट 4 6। तो इसकी वैल्यू भी 4 6 के बराबर आ जाएगी। ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की इक्वल है क्या, इसका आंसर हो जाएगा यस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो एम मैं ले रहा हूं पास इन मैथमेटिक्स, तो एम कॉम्प्लीमेंट हो गया फेल इन मैथ्स एटसेट्रा। इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो गए, 80%। तो इसका मतलब मैथ्स में फेल होने वाले जो बच्चे हैं वो 20% हो गए। 72% पास इन साइंस, 72% साइंस में पास हो गए। तो साइंस में फेल होने वाले बच्चे हो गए 28%।
13% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, मैथ्स में भी फेल हो गए और साइंस में भी फेल हो गए। तो जो दोनों में फेल हुए हैं वो 13% स्टूडेंट्स, 13% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल है। 312 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। M इंटरसेक्शन S दोनों सब्जेक्ट में पास है, मैथ्स में भी और साइंस में भी। ये 312 स्टूडेंट्स हैं। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वैल्यू पूछी। अच्छा, आप सोच के बताइए, इस क्वेश्चन को जरा अच्छी तरह से पढ़िए और बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमें किस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसके लिए किस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। Sir, number of student passed in both the subject and fail in both the subject. नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जितने बच्चे अपीयर हुए हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये डेटा आपको दिया हुआ है। तो ये 80% किसमें से है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 100% होगा। 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्चुअली हम इसको, इस वाले नंबर को जिसका नंबर दिया हुआ है ये कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये वैल्यू है। तो अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें तो हम उस परसेंटेज को इस वैल्यू से इक्वेट कर सकते हैं और फिर हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हो गया कि हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 100% नंबर में कितने स्टूडेंट्स के बराबर होगा। तो देखिए ये 13% दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला लगाइए, डी मॉर्गन्स लॉज लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा M यूनियन S का होल कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M यूनियन S। यूनिवर्सल मतलब कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गया 100% माइनस M यूनियन S, ये NM प्लस NS माइनस M इंटरसेक्शन S के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 13%। इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। 100% माइनस NM कितना दे रखा है 80%, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो NS की वैल्यू हो गई 72%। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा M इंटरसेक्शन S, और ये हो गया 13%। तो इसको सॉल्व करके हम M इंटरसेक्शन S की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो M इंटरसेक्शन S हो जाएगा 13 प्लस 80 प्लस 72, और ये 100 माइनस इतना परसेंटेज हो जाएगा, कितना हो गया ये 15265, 165 माइनस 100, तो ये 65% के इक्वल होगी। एंड M इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 65%। तो ये NM इंटरसेक्शन दिया हुआ है 312, तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा 312 बाई 65, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा 100% हो जाएगा 312 डिवाइड बाई 65 इंटू 100। 13 से कट जाएगा, 13 5 जा और 13 2 जा 26, 5 24 हो गया, 5 से इसको काटिए 20 आ जाएगा 480। तो 100% की वैल्यू हो गई 480। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 480 हो जाएगा। तो क्लास में टोटल 480 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए निधीश के डाउट्स है। Four letters, one in each were purchased from a plastic warehouse. ये प्लास्टिक के बने हुए लेटर्स हैं, जैसे E, K, S, V। ये 4 लेटर्स हैं, इनको इनिशियल्स के लिए यूज करना है ऑर्डर पेयर में। जैसे E के, ये एक इनिशियल हो गया। इस तरह से आपको इनिशियल्स बनाने हैं नाम के। जैसे मेरा नाम कृष्ण कुमार है, तो मेरे नाम का इनिशियल हो गया के, है ना। तो के एक ऑर्डर पेयर हो गया, के कॉमा के। ऐसे ही ई कॉमा के, ये एक इनिशियल को डिनोट करेगा। हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स ऑफ लेटर्स टू बी यूज्ड एज इनिशियल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देम। इससे आप कितने इनिशियल्स बना सकते हो। अगर आपके पास 4 प्लास्टिक के लेटर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इनिशियल्स तो आपको बस ये बताना है कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सो गए हो क्या सब? सर कॉम्बिनेशन करके अरेंजमेंट। इसको तो कॉम्बिनेशन करके अरेंजमेंट क्यों, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 का ही तो है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें से कुछ सेलेक्ट करने और फिर अरेंज करना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 4 में से 2 के अरेंजमेंट करना है। ऐसे ऐसे कितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो 4 में से 2 के अरेंजमेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 4p2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इनिशियल्स हो जाएंगे 12। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। All the letters of the word EAMCOT are arranged in different possible ways. इन सभी को अरेंज किया जाता है, आर अरेंज्ड। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which no 2 vowels are adjacent to each other. जो वॉवल्स है वो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो पहले किसको अरेंज करेंगे? सर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे। तो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं इसमें? MCT। तो MCT के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? इनके अरेंजमेंट बताइए। सर 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। तो दीज आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्सोनेंट। वॉवल्स के लिए कितनी प्लेसेस बची हैं? वॉवल यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है,
यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। तो जिनमें क्रॉसेस लगे हुए हैं वो वॉवल्स के प्लेसेस है ना। तो 4 प्लेसेस अवेलेबल है और वॉवल्स हमारे पास कितने हैं? 3। तो 4 में से 3 के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 4p3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4p3। 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा और 4p3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और ये 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 24 144। तो 144 डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Each set X contains 5 elements. And each set Y contains 2 elements. और ये एक रिलेशन दिया हुआ है, यूनियन R from 1 to 20 XR is equal to S सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इस तरह के एलिमेंट का यूनियन है। मतलब ये जो कितने सेट है इसके अंदर सेट है x1 x2 x3 इस तरह से x20 तक एलिमेंट है ना। ईच सेट x का मतलब हो गया x1 के अंदर 5 एलिमेंट होंगे, x2 के अंदर 5 एलिमेंट होंगे, x3 के अंदर, x20 के अंदर, सबके अंदर 5-5 एलिमेंट है और उन सबका यूनियन करोगे तो s के इक्वल आएगा। उसी तरह से y r फ्रॉम 1 टू n, r की वैल्यू 1 से लेके n तक है और इनका भी यूनियन s के बराबर है। जैसे y1 यूनियन y2 यूनियन इस तरह से yn तक, इन सबको यूनियन करोगे तो s के इक्वल आ जाएगा। ये इसका मतलब, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है ना। ये मैंने आपको इस सिंबल को एक्सप्लेन करा है कि इसका ये मतलब है और इस सिंबल का ये मतलब है। इनको यूनियन करोगे तब भी s आएगा और इसको यूनियन करोगे तब भी s आएगा। तो दोनों के यूनियन से s की वैल्यू आएगी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़ना बेटा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ s belong to exactly 10 of the xr's, 10 of the xr, इसका एक एलिमेंट इस तरह के 10 सेट्स के अंदर है। मतलब जैसे 1 एलिमेंट है, मान लीजिए कि 1 कोई एलिमेंट है, s के अंदर एक एलिमेंट हमने 1 ले लिया, तो 1 आपको x1 के अंदर मिलेगा, x3 से अंदर मिलेगा, इस तरह से कितने सेट्स के अंदर मिलेगा? 10 ऑफ द xr। मतलब ये टोटल 20 सेट्स है, तो उसमें से 10 बार आपको वो एलिमेंट मिलेगा 10 सेट्स के अंदर of the xr's and to exactly 4 of yr's and to exactly 4 of yr's। और y सेट के अंदर वो आपको 4 सेट के अंदर मिलेगा। तो n की वैल्यू बतानी है, फाइंड n। ये क्वेश्चन मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है, आप जरा कैलकुलेशन करके बताइए n की वैल्यू क्या होगी। मैं 1 मिनट में पानी पी के आया हूं।
अच्छा ये बताइए कि एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो टोटल है यूनियन से बना है, और जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन करने से एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो वो जो 10 एक एलिमेंट 10 सेट के अंदर आएगा उसको आप 10 बार नहीं लिखोगे, उसको एक ही बार लिखोगे। तो ये सोच के बताइए कि एस में कुल कितने एलिमेंट्स होंगे? भाई गलत बताने से मत डरिए, आप सोच के बताइए कि इसमें एस के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? अच्छा इसको एस को छोड़ दीजिए, आप बताइए कि 11। इनके टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? अगर आपको 20 सेट दिए हुए हैं और हर एक एक्स के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो x1 के अंदर 5 एलिमेंट हो गए, x2 के अंदर 5 एलिमेंट हो गए, इन सब के अंदर 5-5 एलिमेंट हो गए, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? सर 100। 100 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 100। और एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है? ईच एलिमेंट ऑफ एस, एस का हर एक एलिमेंट 10 के अंदर जाएगा, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 10 सेट के अंदर जाएगा। तो कितनी बार रिपीट हो गया? सर 10 बारी। 10 बार रिपीट हो गया। तो एक एलिमेंट को हम 10 बार लिख रहे हैं, तब 100 एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसके एक एलिमेंट को, एस के एक एलिमेंट को हम 10 बार लिख रहे हैं, तब 100 एलिमेंट बन रहे हैं। तो कितने एलिमेंट हुए इसके अंदर? सर 91। है 91 कैसे भाई? सर अब 10। एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट को 10 बार लिखोगे तो 10 ही एलिमेंट तो हुए 100 बनाने के लिए। 10 10 या 100। सर लेकिन हर सेट में वो जैसे 10 बारी रिपीट हो रहा है, तो सर ऐसे थोड़ी ना होगा कि मतलब ऐसे होगा ना, x1 में भी, x2 में भी, x3 में भी, x4 ऐसे करके x20 तक है। तो सर 10 में से हम पूरे हाँ। एलिमेंट्स पूरे x से हटा देंगे, 10 90 हो जाएंगे, और सर एक ही बारी लिखेंगे तो 91। नहीं वो नहीं है, हर एक एलिमेंट, इसको पढ़िए जरा। ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एक्जेक्टली 10 ऑफ द एक्स आर्स। ये जो एस सेट है ना, जो सैंपल स्पेस बनाया है, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है, इन सबके यूनियन से जो बन रहा है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट 10 सेट के अंदर है, इनमें 10 बार है वो, ओके सर। है ना? तो कितने डिफरेंट एलिमेंट हो गए? इसका हर एक एलिमेंट इनके अंदर 10 बार रिपीटेड है, और इसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट्स है। तो कितने डिफरेंट एलिमेंट हुए? 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 डिफरेंट एलिमेंट हुए। तो इसके अंदर अगर सपोज करो ये 10 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे 10 एलिमेंट है। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये एस का एक एलिमेंट हो गया। अब ये 10 सेट के अंदर जाएगा, तो ए कितनी बार हो गया? 10 बार। ऐसे ही बी 10 बार हो जाएगा, ऐसे ही सी 10 बार हो जाएगा। तो इसके 10 एलिमेंट से इसके 100 एलिमेंट्स बन जाएंगे या नहीं? यस सर बन जाएंगे। यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से बताइए कि नंबर ऑफ, ये डिस्टिंक्ट लिख दीजिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस। ठीक है, 10 हो गए। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस, एक और वाई से कैलकुलेशन करके बताइए ऑल्सो। बिल्कुल इसी तरह से आप इस वाली डेफिनेशन से सोच के बताइए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह की कैलकुलेशन इसमें भी करनी है। सर n/2। n/2 कैसे आया? सर 2 into n सर 2 into n/4। तो ये हो गया n/2। अब ये तो s के ही एलिमेंट्स है ना, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो n की वैल्यू होगी 20, n इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मिंट, मिंट मतलब जो मेटल का काम करता है, मिंट उनको बोलते हैं जो मेटल का काम करते हैं, जो मेटल से चीजें बनाते हैं उनको मिंट बोलते हैं। प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर्स, प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर्स, मेटेलिक कैलेंडर्स बनाता है स्पेसिफाइंग मंथ्स, डेट्स एंड डेज इन द फॉर्म ऑफ मंथली शीट्स। तो जो कैलेंडर है उसमें मंथली शीट्स बनानी है, मंथली शीट्स मतलब जनवरी के लिए अलग शीट, फरवरी के लिए अलग शीट, वन प्लेट फॉर ईच मंथ, हर एक मंथ के लिए अलग शीट बनेगी। उसमें क्या क्या मेंशन करना है, स्पेसिफाइंग मंथ, उसके ऊपर मंथ लिखा जाएगा, कितनी डेट्स होंगी और डेज, डेट्स और डेज लिखे जाएंगे, ये चीज उसके अंदर मेंशन करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर्स, हाउ ईयर नहीं लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कैलेंडर्स, शुड इट प्रिपेयर, उसको कितने कैलेंडर्स बनाने चाहिए, टू सर्व ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऑल द पॉसिबिलिटीज इन अ ईयर। ठीक है, तो सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ईयर का हमें नहीं पता है कौन सा ईयर है, तो उसमें हमें ये नहीं पता होगा कि ईयर किस तरह का होगा और कौन से दिन से स्टार्ट होगा, है ना। तो जनवरी, फरवरी इस तरह के आप कैलेंडर्स बनाओगे। तो जनवरी के साथ डेज कौन से होंगे उसकी मैचिंग करानी है। तो आपको इस तरह से बनाने, कितने कैलेंडर आप बनाओगे कि कोई सा भी ईयर हो वो सबके लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप जनवरी से स्टार्ट करोगे, जनवरी से स्टार्ट किया तो फरवरी का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, फरवरी का सीक्वेंस मिल जाएगा, फिर मार्च का उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, इस तरह से। तो जनवरी का बना लो, बाकी तो सब बन जाएंगे, है ना। तो जनवरी का अगर बन गया तो बाकी सब सीक्वेंस अपने आप बनते चले जाएंगे। तो आप ये बताइए कि जनवरी के लिए आप कितनी शीट्स बनाओगे। जैसे 1 तारीख को आप क्या लिख सकते हो, अगर आप 1 जनवरी को मार्क करोगे तो 1 जनवरी के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। 1 जनवरी किस दिन की रखोगे। सर 7 ऑप्शन है, 7 दिनों का। 7, तो ये हो जाएगा मंडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो जनवरी के लिए कितनी शीट बनानी पड़ेगी। नहीं बता रहे हो बेटा, सर जनवरी के लिए कितनी शीट बनानी सर पड़ेगी। 7 raised to power 31। अरे नहीं भाई, सिर्फ जनवरी के लिए। तो अब वन को ही तो सोचना है, बाकी सबको थोड़ी सोचना है। फिर आपको ये देखना है कि वन कब पड़ेगा, बाकी सब तो उसी के अकॉर्डिंग पड़ जाएगा। तो जनवरी के लिए आपको 7 सीट बनानी पड़ेगी। जनवरी के लिए कितनी सीट बनानी पड़ेंगी, 7 सीट बनानी पड़ेगी। ये समझ में आ रहा है या नहीं। एक में आप मंडे, वन जो है मंडे को रखोगे, फिर वन ट्यूसडे को रखोगे। इस तरह से आपको कितने कैलेंडर बनाने पड़ेंगे या कितनी जनवरी की सीट बनानी पड़ेगी। बोलो भाई।
तो सात सीट बनानी पड़ेगी ना जनवरी के लिए आपको। भाई अगर आपको 1 तारीख आपने मंडे को डाल दी तो बाकी सीक्वेंस तो उसी के हिसाब से आप पूरी एक शीट प्रिपेयर कर दोगे कि भाई 1 मंडे को हो गया तो 2 ट्यूसडे को हो जाएगा, उस तरह से। तो जनवरी के लिए आपके पास कितनी शीट्स होंगी? जनवरी के लिए आपको 7 शीट बनानी पड़ेगी, 7 डिफरेंट शीट। और अब हर एक कैलेंडर के लिए जनवरी की जो 7 शीट है, अब उसके नीचे एक फरवरी की शीट लगाओगे तो फरवरी के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे? भाई यार आपको नंबर ऑफ डेज नहीं पता, या आपको ये नहीं पता कि फरवरी में या जनवरी में कितने दिन होता है। अब मेरा ऑप्शन आपसे ये है कि फरवरी में उसको क्या कंफ्यूजन होगा। अरे भाई सब यही हो या गायब हो गए कहीं? फरवरी में क्या कंफ्यूजन होता है? अगर उसको फरवरी की शीट बनानी है तो उसको क्या कंफ्यूजन आएगा सामने कि मैं फरवरी को क्या करूं? सर लीप ईयर वाला कंफ्यूजन। हाँ, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो फरवरी में वो 28 दिन रखेगा या फरवरी में वो 29 दिन रखेगा। तो फरवरी के लिए उसको 2 शीट बनानी पड़ेगी, एक 28 दिन की और एक 29 दिन की। क्या उसको दिन का भी कंफ्यूजन रहेगा कि 1 फरवरी कब की रखे? ये भी कंफ्यूजन रहेगा उसको। सर वो तो जनवरी से ही फिक्स हो जाएगा, जो 31 जनवरी के बाद जो डे होगा। तो जब वो इसका 1 को अगर मंडे को रखेगा तो उसको फरवरी के लिए फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 को अगर ट्यूसडे को रखेगा, मतलब जब दूसरा कैलेंडर बनाएगा तो उसके डेट का कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसको। यानी कि इसके साथ के साथ उसको फरवरी की 7 शीट बनानी पड़ेंगी 28 दिन की, और 7 शीट बनानी पड़ेंगी 29 दिन की। इसलिए फरवरी के 2 ऑप्शन है, तो टोटल कितनी शीट बन गई? 7 के साथ 7 28 दिन वाले और 7 के साथ 7 29 दिन वाले, तो 7 × 2 14 शीट्स हो गए। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहेगा? नहीं सर, उसके बाद नहीं। तो नंबर ऑफ कैलेंडर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कैलेंडर्स इज इक्वल टू 7 × 2 × 1 × 1 एंड सो ऑन। कितने? 12 महीने तक। तो उसको टोटल कितने कैलेंडर्स बनाने पड़ेंगे? 14 कैलेंडर्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई डाउट है तो मैं इसको फिर से क्लियर करूं बेटा, या आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है? तो अब ये 14 है, मैं इसको समझाता हूँ 14 कैसे बनेंगे। इससे मंडे को 1 रख के बना दिया और फरवरी का 28 दिन वाला बना दिया, ठीक है? तो एक कैलेंडर बन गया। फिर ट्यूसडे को 1 रखा और फरवरी को 28 दिन वाला बना के फिर एक और कैलेंडर बन गया। यानी कि ये जो मैंने लिखा है, और फरवरी को 28 दिन लेके वो 7 कैलेंडर बना देगा। अब प्रॉब्लम तब होगी जब वो 29 की फरवरी पड़ेगी, तो ये जो सातों के सातों कैलेंडर है वो बेकार हो जाएंगे। फिर 7 तो बन गए। अब उसको दूसरे की मैचिंग कराने के लिए एक उसने मंडे को रखा और फरवरी में 29 दिन डाल के फिर उसने एक कैलेंडर बना दिया। ऐसे ही 7 कैलेंडर वो 29 दिन वाले बनाएगा। बस यही 14 कैलेंडर बनेंगे और सारी की सारी डेट्स फिक्स हो जाएगी। फिर कोई भी कभी भी कोई सा भी ईयर आ जाएगा तो वो उसमें बस ईयर डालेगा और उसको बेच देगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद फिर सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। यस सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस इसको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। A letter log consists of 3 rings, each marked with 10 different letters. ये जैसे एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है और ये तीसरी रिंग है। इस पे ऐसे 10 डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं, 0 से लेकर 9 तक। ऐसे इस वाली रिंग पे भी, इस वाली रिंग पे भी 0 से लेकर 9 तक। तो जब लॉक खुलता है वो एक सीक्वेंस से खुलता है। मान लो ये जो वो सीक्वेंस है जिससे लॉक खुलेगा,
in how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt to open the lock? मतलब लॉक खोलने के लिए कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं? Sir, 10 cube minus 1. नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो एक ही होगा। अब टोटल कितने बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। इसके लिए 10 ऑप्शन है हमारे पास, इसके लिए भी 10 ऑप्शन है और इसके लिए भी 10 ऑप्शन है। हम नंबर लॉक को 1000 वेज में सेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी कोई सेट करेगा वो एक ही नंबर सेट करेगा, तो एक ही नंबर से एक ही सीक्वेंस से वो खुलेगा। बाकी सारे सीक्वेंस जो है वो अनसक्सेसफुल होंगे, मतलब गलत होंगे। तो 10 क्यूब माइनस 1 हो गया, यानी कि 1000 माइनस 1 आ गया, तो 999 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये आपके जो है डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब आपको मैंने एक पेपर भेजा है, नेक्स्ट क्लास तक उस पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। जिसके सिलेबस में जो आ रहा है, जिसके सिलेबस में जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, और फिर जो जिसके डाउट्स हैं उसको क्वेश्चन नंबर डाल के भेजिएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, जो पेपर भेजा है वो करना है, और अपने डाउट्स फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा।